हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ और वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जिससे आपको एक बिल्कुल क्लियर सा पिक्चर आ जाए कि वेज कंस्ट्रेंट्स में कितने डिफरेंट वैरायटीज के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं और उनको हमें कैसे अप्रोच करना है। लास्ट क्लास को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारे पास दो वेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेज ए एंड वेज बी, राइट। और ये दोनों ही वेज सेम एक्सेलेरेशन से, एक एक्सेलेरेशन से आप देख सकते हो ये वेज ए जो है एक एक्सेलेरेशन से इधर जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये वेज बी जो है वो भी एक एक्सेलेरेशन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। वेज बी भी है वो एक एक्सेलेरेशन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और इन दोनों के बीच में एक रॉड है हमारे पास, दिस रॉड सी, राइट। और चूंकि ए और बी वेज जो है वो दोनों सेम एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं, और यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड जो कंडीशंस है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यानी कि जो आपका रॉड सी है वो रॉड सी ए और बी वेज से हमेशा कांटेक्ट में रहना है। दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, रॉड सी और वेज ए और वेज बी के बीच में जो कांटेक्ट है, दिस कांटेक्ट शुड बी देयर, राइट। वो कांटेक्ट हमेशा ही रहना है, वो कांटेक्ट कभी भी छूटना नहीं है। और चूंकि दोनों ए और बी सेम एक्सेलेरेशन जा रहे हैं, यानी कि जो ये आपका रॉड सी होगा इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये सिर्फ नीचे ही आ सकता है। इसकी एक्सेलेरेशन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, ना कि वो लेफ्ट जा सकता है, ना कि वो राइट जा सकता है, राइट। तो ये जो हमारा रॉड सी है, दिस रॉड सी विल गो डाउन, राइट। सो इन दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन कि ये जो रॉड सी है इट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलेरेशन ए डैश, ये ए डैश से एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। एंड हियर वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड ए डैश। तो ए और ए डैश के बीच में आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन के लिए क्या करेंगे, जो मेथड हमने सीखा हुआ था लास्ट क्लास में, बिल्कुल हम उसी मेथड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चूंकि जो कंडीशन लेफ्ट साइड में है वही एग्जैक्टली कंडीशन राइट साइड में है, तो आप किसी भी एक वेज को ले लो और इस रॉड को ले लो और उसके लिए रिलेशन निकाल लो ए और ए डैश में, तो वही रिलेशन आने वाला है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे इनका कांटेक्ट है, राइट। सो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द प्लेन ऑफ कांटेक्ट, राइट। एक बार कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं रॉड सी एंड वेज बी की बात करता हूं। मैं रॉड सी और वेज बी की बात करता हूं, तो इनका जो कॉमन कांटेक्ट है, राइट, जिसको बोलते हो आप कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन आप बोल सकते हो। तो ये हो गई आपकी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, करेक्ट नो, ये आपकी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। और इसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, और ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली ये सारे एंगल्स भी, इन एंगल्स की हमें जरूरत होगी। सो आप कुछ ले लो, ये एंगल थीटा, राइट, और ये एंगल भी कुछ आप थीटा ले लो, राइट। क्योंकि जब तक ये एंगल दिया हुआ नहीं रहेगा हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे रिलेशन को। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और कॉमन नॉर्मल को भी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो। सो ये हमारा, राइट, ये हमारा हो गया कॉमन टेंजेंट जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल। तो आप उसे भी ड्रॉ कर लो, ये थीटा एंगल पे है, दिस एंगल इज थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर ये वाली हमारी डायरेक्शन हो गई कॉमन नॉर्मल की, राइट, ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो आप कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को भी ड्रॉ कर लो। तो लेट्स से हम इस कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, और ये जो हो गया हमारा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद क्या करते थे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट, वहीं पे हम वेलोसिटी, जो दोनों रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में हैं उनकी वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज मैंने बताया था आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि हम वेलोसिटीज वेक्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके जो टेल्स हैं यहाँ पे कोइंसाइड्स करें। क्योंकि उससे होता क्या है, उससे हमें जो वेक्टर्स को, वेलोसिटी वेक्टर्स को जो हम रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो बॉडीज कांटेक्ट में है, एक तो बॉडी सी है और जो दूसरी बॉडी है वो बॉडी ए है, राइट। तो उनके वेलोसिटीज को आप रिप्रेजेंट कर लो, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर रॉड की बात करूं, रॉड सी की बात करूं, तो रॉड सी
रॉड सी आप देख लो, रॉड सी नीचे ए डैश से जा रहा है ना, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर लो। तो ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, तो यहाँ पे आप इसे कुछ ए डैश दे दो। तो हमने इसे ए डैश दे दिया, ए डैश, राइट। अब ए डैश दे दिया, उसके बाद क्या है, जो हमारा वेज ए है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ए से जा रहा है, तो वो भी आप दे दो यहाँ पे। तो उसे भी हमने यहाँ पे दे दिया, राइट। तो यहाँ पे ये ए से जा रहा है, ए दे दिया। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद कुछ ज्योमेट्री का हेल्प करके हम कुछ एंगल्स वगैरह को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो ये तो 90 हो जाएगा ना, ये 90 और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा और ये आपकी हो जाएगी थीटा, ये थीटा होगी, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और ये फिर आपका हो जाएगा थीटा, करेक्ट नो। तो ये एंगल और ये वाली एंगल आपकी हो जाएगी 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा, राइट। और ये जो है हमारी डायरेक्शन है वो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है, राइट। कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया और कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इन रिजिड बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रहना है तो जो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन, जो डिस्प्लेसमेंट कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, राइट, वो सेम ही होना चाहिए। क्योंकि कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट हो जाए तो रिजिड बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रह ही नहीं सकते, राइट, उनका कांटेक्ट रह नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो दोनों रिजिड बॉडी है, एक वेज और एक रॉड, उनके एक्सेलरेशंस को हम कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं। तो बेसिकली what we'll do here, यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे आप मान लो हम सबसे पहले रॉड को देख लो, ये रॉड हुआ ना, ये रॉड हुआ, रॉड की एक्सेलरेशन ए है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको आप कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। तो इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा ए डैश कॉस थीटा। सो ए डैश कॉस थीटा हम लिख लेते हैं। सो दिस इज ए डैश कॉस थीटा, राइट, ए डैश कॉस थीटा, ये हुआ ए डैश कॉस थीटा। और ये ए डैश कॉस थीटा जो हुआ ये किसके इक्वल होगा, तो जो वेज की एक्सेलरेशन है, जो वेज की एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, तो उसकी एक्सेलरेशन, ये आपका वेज हुआ ना, इसकी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, तो ये कंपोनेंट हुआ ना, सो दैट विल बी ए कॉस 90 माइनस थीटा। ए कॉस 90 माइनस थीटा यानी कितना हुआ, ए साइन थीटा हुआ, तो आप यहाँ पे ए साइन थीटा लिख लो। सो ए साइन थीटा, राइट। तो यहां से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ए डैश इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो ए डैश, जो ए डैश की वैल्यू आ गई वो आ गई ए टैन थीटा। सो ए डैश हमारा हो गया ए टैन थीटा, ए डैश की वैल्यू आ गई ए टैन थीटा। सो बेसिकली दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन। तो ये हमारा रिलेशन हो गया एक्सेलरेशन में ए और ए डैश के बीच में। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली फंडा यही है कि अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चलोगे, राइट, एक प्रॉपर वे से चलोगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको डील कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास दो वेज हैं, राइट। एक तो वेज ए हो गया जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक जो दूसरा वेज है, वेज बी है, जो कि 20 से जा रहा है इधर, जो 20 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। और ये एंगल्स वगैरह दिया हुआ, ये एंगल आपका 30 डिग्री है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन 30 डिग्री। एंड इन बिटवीन द वेज, इन दोनों वेज के बीच में जो है एक हमारा स्फेयर है, आप देख लो यहाँ पे, दिस द स्फेयर, ठीक है। और कंडीशन तो ये रहनी है मेंटेन की, जो ये स्फेयर है इसका कांटेक्ट इन दोनों वेज के साथ मेंटेन रहना है, कांटेक्ट बना रहना है, राइट। अब दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख लो कुछ वेलोसिटीज भी रिप्रेजेंट की हुई है कि ये जो स्फेयर है उसकी x कंपोनेंट वेलोसिटी vx है और जो y कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी vy है, राइट। और यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे अब चूंकि ये वाला वेज जो a है ये 10 से इधर जा रहा है और ये वाला वेज 20 से इधर जा रहा है, राइट। दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो होगा क्या, ये जो
स्फीयर फंसा हुआ है इनके बीच में, राइट, तो इसकी वेलोसिटी कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगी और ऑफ कोर्स ये नीचे भी आएगा, राइट। जब ये दोनों वेज मूव करेंगे तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा और ये कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करेगा। इसकी वजह से ये जो स्फीयर है इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, vx एंड vy। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, vx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और vy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। सो हमारा जो अप्रोच होगा एग्जैक्टली सेम होगा, जिस तरीके से हमने सीखा हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्फीयर और किसी एक वेज, फॉर एग्जांपल पहले हम वेज एक के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं और रिजल्ट को डिराइव करते हैं। फिर एक बार हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख लो वेरिएबल तो हमारे पास दो है ना, एक vx है और एक vy है, तो इसका मतलब हुआ वी हैव टू फॉर्म टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस तो आपको फॉर्म करने ही होंगे। तो एक बार हम कंस्टेंट रिलेशन जो लगाएंगे वो वेज ए और इस स्फीयर की कांटेक्ट के कारण लगाएंगे, और जो दूसरा कंस्टेंट रिलेशन हम लगाएंगे वो इस स्फीयर और वेज बी के कांटेक्ट के कारण लगाएंगे, और यहां से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे और vx और vy की वैल्यूज को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेज ए एंड स्फीयर कांटेक्ट, इनका जो कांटेक्ट है, राइट, इनका जो कांटेक्ट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सिचुएशंस को ड्रॉ करते हैं और इक्वेशंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप क्या करो, हमारा जो फंडा है बिल्कुल सेम है, कांटेक्ट सरफेस हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा कांटेक्ट प्लेन है, कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इक्वेशंस को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लो, वेज ए और जो ये स्फीयर है उनका ये कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है ना, ये है कांटेक्ट सरफेस, दिस इज द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन, और इसके जो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन, ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक बार हम इन दोनों सरफेसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारी होगी कॉमन टेंजेंट, राइट, ये कॉमन टेंजेंट हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है दिस एंगल इज गिवन, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को आप ड्रॉ कर लो, ये हो गया हमारा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। आफ्टर दैट ये हमारा हो गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। उसके बाद क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम जो बॉडीज कनेक्टेड हैं उनकी वेलोसिटीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो उनकी वेलोसिटीज को आप लिख लो। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं सबसे पहले वेज की बात करता हूँ, तो वेज की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है इन लेफ्ट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 हो गई, और कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करके एंगल वगैरह भी हमें निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री का हेल्प करके। जैसे इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो ये 30 है तो ये तो 90 है ना, दिस एंगल इज 90, ये वाली एंगल 90 हो गई, यानी कि ये एंगल कितनी होगी, ये 60 हो जाएगी, ये आपकी 60 हो गई, ये 60 हो गई, तो ये कितनी होगी, ये 30 होगी, राइट, ये 30 होगी, और ये 30 हो गई, तो ऑफ कोर्स ये 60 हो जाएगा, ये 60 हुआ, और ये कितना होगा, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ। और ये जो आपकी डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है, इसे मैं कुछ n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हमारी डायरेक्शन है कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, राइट। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो वेलोसिटीज है जो स्फीयर की बेसिकली स्फीयर हो या सिलेंडर हो, उस केस में हम सेंटर को ही कंसिडर करते हैं, जो सेंटर की वेलोसिटी होती है वही हम एज्यूम करते हैं कि वो स्फीयर की वेलोसिटी है या सिलेंडर की वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो सेंटर की वेलोसिटी है वो x कंपोनेंट vx है और y कंपोनेंट क्या है, vy है, तो उसको भी आप रिप्रेजेंट कर लो, x और y जो कंपोनेंट्स है वेलोसिटीज की उनको रिप्रेजेंट कर लो, तो उसे भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारा इसका vx, ये तो vx हुआ ना, ये vx हुआ, और vy तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा vy हुआ, ये हमारा vy हुआ, राइट। ये 30 है तो ये एंगल आपकी 30 ही होगी, करेक्ट हो, ये 30 होगी, और ये वाली एंगल कितनी होगी, ये 60 होगी। तो सारे एंगल्स वगैरह को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
उसके बाद कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग जो वेलोसिटीज हैं उनको आप इक्वेट कर दो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। तो सबसे पहले देखते हैं, आप देख लो यहाँ पे जो हमारा वेज है उसकी जो वेलोसिटी है कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कुछ इधर आएगा। वो कितना आएगा? वो आएगा 10 cos 60, 10 cos 60। तो ये 10 cos 60 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज 10 cos 60। सो ये हो गया 10 cos 60 और ये जो होगा वो इक्वल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो स्फेयर है इस स्फेयर की वेलोसिटीज को आप कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग रिजॉल्व कर दो, राइट। तो स्फेयर की वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग हम रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारा स्फेयर हो गया। स्फेयर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो Vx है और एक Vy है। और जो हमने वेज की वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट की है, तो हम स्फेयर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम Vy को देखते हैं। तो Vy का एक कंपोनेंट आप देख लो, Vy का एक कंपोनेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। वो कितना आएगा? Vy cos 30। सो उसे हम लिख लेते हैं Vy cos 30। सो दिस इज Vy cos 30, ये आ गया। और जो Vx का कंपोनेंट आएगा, Vx का, ये Vx हो गया ना, ये Vx, इसका जो कंपोनेंट आएगा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में, दैट विल बी Vx cos 60 और वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसे हम नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। सो माइनस Vx cos 60 माइनस Vx cos 60। आफ्टर दैट यहाँ पे वैल्यूज वगैरह को हम रख देते हैं। 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? sin 30 1/2, 10 into 1/2। अब Vy cos 30 यानी कि √3/2। सो दिस इज √3/2 माइनस Vx cos 60 यानी कि sin 30, राइट, 1/2। सो ये कैंसिल हुआ और ये हो गया हमारा 10 इज इक्वल टू √3Vy माइनस Vx, राइट। लेट्स से दिस इक्वेशन 1, इसे मैं कुछ इक्वेशन 1 बोलता हूँ, राइट। तो एक्चुअली हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो दो इक्वेशंस तो हमें बनाने ही होंगे। और ये पहला इक्वेशन हुआ। और जो दूसरा इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे, ये उसके लिए ये स्फेयर और वेज बी के रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं wedge B and sphere wedge B and sphere contact. सो वेज बी और स्फेयर के कांटेक्ट की कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इनके बीच में कांटेक्ट है। तो ये हमारी देख लो, ये जो हमारी डायरेक्शन है ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये वर्टिकल वाली, और ये हमारी डायरेक्शन है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो पहले तो हम डायरेक्शंस वगैरह को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं फ्रेश। सो ये हमारी हो गई कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन और ये हमारी हो गई कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। So let's say this is the direction of common tangent and this is the direction of common normal. After that उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जो बॉडीज कनेक्टेड हैं, राइट, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो हम वेलोसिटीज हैं, जो बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं, उनकी वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे जैसे वेज बी की अगर बात करो तो वेज बी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये 20 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है इधर, ये 20 से, तो आप ये 20 दिखा दो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कुछ इधर जा रहा है 20 से, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ये वेज बी, राइट। और जो हमारा स्फेयर है, राइट, ये स्फेयर, इसकी वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में Vx है और वाई डायरेक्शन में Vy है। तो एक्स डायरेक्शन में Vx है तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी इधर जो है वो Vx है और इधर जो है वो Vy है। अब हमें करना क्या है, हमें तो जो नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज हैं उन्हें इक्वेट कर देना है, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन की वेलोसिटीज। तो जो ये स्फेयर है उसकी जो नेट वेलोसिटी है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में वो तो Vx ही है,
और ये जो हमारा वेज है, वेज की जो वेलोसिटी है कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में वो कितनी है, वो है 20, वो 20 है। तो Vx इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से तो डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास जो आ गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Vx इज इक्वल टू 20, Vx की वैल्यू आ गई 20, राइट। तो Vx की वैल्यू हमारी आ गई 20, Vx की वैल्यू 20 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास Vx की वैल्यू आई है, राइट, इस Vx की वैल्यू को हम जो फर्स्ट इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया है उसमें वहां पे हम रख देते हैं। तो वहां पे अगर आप रखते हो, राइट, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो 10 पुटिंग Vx इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, अगर इसे मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 10 इज इक्वल टू √3 टाइम्स Vy माइनस Vx। Vx की वैल्यू है 20, ये 20, यानी कि जो √3y की वैल्यू आ गई, √3Vy की वैल्यू आ गई, 10 प्लस 20 ये कितना हो गया, 30 हो गया ना, 30। सो दैट मीन्स Vy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30/√3, 30/√3, 30/√3 यानी कितना हुआ, 10√3, 10√3, 10√3 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो जो हमारा आंसर हो गया वो Vy राइट। सो बेसिकली जो आंसर हुआ हमारा वो Vy की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर पर सेकेंड, और जो Vx की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, Vx की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेज है और ये वेज कुछ A1 से मूव कर रही है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी है और एक पुली है, सॉरी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम है, राइट। तो हमारे पास एक पुली है, उस वो पुली का सेंटर जो है वो इस वेज से कनेक्टेड है और इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग पास कर रही है जिसके एक एंड तो यहाँ आप देख लो एक फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है और जो उसका दूसरा एंड ये ब्लॉक है जो कि वेज पे मूव कर रहा है, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वेज है A1 से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख सकते हो ये A1 से जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो A2 से इस वेज के ऊपर मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये जो A2 है ना, ये A2 क्या है, दिस A2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विथ रिस्पेक्ट टू A। जो A2 है वो ब्लॉक B की एक्सेलरेशन A के रिस्पेक्ट में है, राइट। तो यहां से इस पॉइंट को हम थोड़ा नोट भी कर लेते हैं कि दिस A2, ये जो A2 दिया हुआ है ना, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। ये B की एक्सेलरेशन A के रेस्पेक्ट में दी हुई है, राइट। और देखो ये एंगल्स वगैरह भी जब तक हमें पता नहीं रहेगा हम एग्जैक्ट डेटा को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो ये एंगल आप कुछ ले लो, थीटा ये दिया हुआ है और हमें A1 A2 के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो B की नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, राइट। अब चूंकि B A के ऊपर मूव कर रहा है और A भी मूव कर रहा है, तो B की जो नेट एक्सेलरेशन होगी विद ग्राउंड फ्रेम, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में B की जो नेट एक्सेलरेशन होगी उसे हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो एक्सेलरेशन B की होगी, एक्सेलरेशन ऑफ B, राइट, और इसे आप बोल दो कुछ ग्राउंड फ्रेम में जो कि नेट एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट वी कैन राइट एज एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, B की एक्सेलरेशन A के रिस्पेक्ट में प्लस एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो B की जो एक्सेलरेशन है A के रिस्पेक्ट में वो तो A2 है और A की एक्सेलरेशन है A1, यानी कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन जो होगा, यानी कि A2 वेक्टर प्लस A1 वेक्टर, यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड करना, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कि हमें बाद में उसकी कैलकुलेशंस में हमें काफ़ी इजी होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर बी, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग जो B के पास जो एक्सेलरेशन है, एक तो एक्सेलरेशन A2 है इस डायरेक्शन में ना, ये A2 है, A2, और ये कितना एंगल है, ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। तो ये आपको दिखा दो यहाँ पे, राइट। सो दिस इज A2
A2, और ये जो एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा, ये एंगल कुछ थीटा है, राइट। उसके बाद इसके पास इसमें हमें ऐड करना है A1 वेक्टर को, A1 वेक्टर को, तो A1 वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। सो A1 वेक्टर को आप यहाँ पे ऐड कर दो। सो दिस इज A1 वेक्टर। सो इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ही बी की नेट एक्सेलरेशन है, ये है बी की नेट एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये एंगल थीटा है, सो ऑफ कोर्स ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, राइट। उसके बाद हम आते हैं कंस्टेंट पे, कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट से, यहाँ से हमारे पास स्ट्रिंग तो एक ही है ना, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट से कि ये वाली जो लेंथ है इस सेगमेंट की, इसे मैं कुछ x1 बोलता हूँ और इसे कुछ x2 मैं बोलता हूँ, राइट। और ये x1 क्या है, x1 हमें पता है क्या है, x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द, x1 is the distance between this point and the center of the pulley, right। हमने काफी सारे डिस्कशन किए हैं इस पे, राइट। और जो x2 है, x2 is the distance between the center of this pulley and this block, तो ये वाले डिस्टेंस x2 है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सेगमेंट्स को भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी एक अच्छा मेथड है जिससे आपको फील आता है बेसिकली। तो हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से हमने दोनों सेगमेंट्स को ड्रॉ किया, सो यहाँ पे लेट्स से दिस इज वन सेगमेंट और ये हमारा दूसरा सेगमेंट है, राइट। दोनों सेगमेंट्स को हमने ड्रॉ किया और ये जो एंगल है, ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें थीटा पता है। अब देखो सेगमेंट्स से जो कनेक्टेड एंड पॉइंट्स पे जो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज, उनके एक्सेलरेशंस को हम लिख लेते हैं। तो जैसे मान लो फर्स्ट सेगमेंट, मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये इस एंड, ये वाला एंड तो फिक्स है ना, तो ये वाला एंड तो रेस्ट पे है, राइट। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी, सो उसे हम कुछ 0 यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। और ये वाला जो एंड है, राइट। अब ये वाला एंड क्या है, ये वाला तो इस सेंटर ऑफ पुली से कनेक्टेड है ना, और पुली का जो सेंटर है वो A1 से इधर मूव कर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी A1 से मूव कर रहा है, राइट। तो इस पॉइंट को भी आप कुछ दे दो इधर एक्सेलरेशन A1, इसे हमने कुछ A1 दे दिया। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेगमेंट, हम इस सेगमेंट पे आते हैं, इस वाले सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, राइट, ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, तो इस सेगमेंट की अगर बात करो तो उसका एक एंड तो ये है, एक एंड ये है जो कि A1 से इधर मूव कर रहा है, राइट। तो उसे आप दिखा दो, ये वाला एंड A1 से इधर मूव कर रहा है, ये A1 से इधर मूव कर रहा है, करेक्ट। और इस लाइन को आप थोड़ा ड्रॉ कर दो। तो उसके बाद हम आते हैं इस सेगमेंट की इस एंड की, तो इस एंड की नेट एक्सेलरेशन क्या है, इस एंड की नेट एक्सेलरेशन जो है A2 इधर है और A1 इधर है, राइट। तो उसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो ये A2 इधर है, A2 और A1 इधर है, A1 इधर है। अब इस लाइन को हम थोड़ा ड्रॉ एक्सटेंड करते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हुआ ना, ये एंगल थीटा हुआ। अब आते हैं हम, ये थीटा हुआ। अब देखो इस एंगल को भी हमें कैलकुलेट करना ही होगा, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90, तो आपकी ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, ये तो 90 है, तो ये कितना होगा, ये थीटा, क्योंकि ये टोटल 180 हुआ ना, 90 माइनस थीटा प्लस 90, 180 माइनस थीटा, और ऐसे भी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये थीटा ही होगा, करेक्ट ना। अब हम आते हैं और हमने दोनों सेगमेंट्स को ड्रॉ किया, दोनों सेगमेंट्स से जो कनेक्टेड एंड पॉइंट्स पे जो बॉडीज हैं, राइट, उनकी एक्सेलरेशंस को हमने रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद आप याद करो, हम यहाँ पे इस बेसिक फंडे को यूज करते थे कि टोटल जो चेंज इन लेंथ है दैट हैज टू बी 0, यानी कि हर सेगमेंट में जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है, राइट, हर सेगमेंट में जो लेंथ में चेंज आ रहा है उस चेंज को कैलकुलेट करते थे, और अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चेंजेस इज इक्वल टू 0, दैट इज हाउ वी आर डूइंग, इस तरीके से हम कर रहे थे, राइट। तो बिल्कुल हम उसी अप्रोच को यहाँ भी करते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेगमेंट में अगर आप चेंज की बात करो, तो फर्स्ट सेगमेंट में जो चेंज हो रहा है, फर्स्ट सेगमेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट सेगमेंट में इसकी इस पॉइंट की वजह से तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट कुछ इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से चेंज कितना हुआ, इसकी वजह से जो चेंज हुआ वो हुआ -A1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -A1,
राइट, माइनस A1। अब आते हैं सेकंड सेगमेंट में। इस वाले सेगमेंट की बात करते हैं। तो इस सेगमेंट की अगर आप बात करो तो ये वाला जो एंड है, ये A1 से इधर जा रहा है ना, A1 से इधर जा रहा है, और जो हमें देखना है तो इसका जो कंपोनेंट स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग होगा, राइट, दैट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल टू फॉर चेंज इन लेंथ। वो लेंथ को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो स्ट्रिंग के अलोंग का जो कंपोनेंट होगा वही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है इधर, राइट, तो इसका कंपोनेंट लेना है हमें स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग। और स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग क्या होगा, इसका कंपोनेंट कुछ इधर आएगा, वो कितना होगा A1 cos थीटा, A1 cos थीटा, राइट। और A1 cos थीटा इधर आएगा ना, जो कि इसकी लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे A1 cos थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस A1 cos थीटा, A1 cos थीटा। अब आते हैं हम इस एंड पे, ठीक है ना, इस एंड पे। अब करेक्ट, यहाँ पे A1 A2, देखो यहाँ पे हमने इसकी एक्सेलरेशन को A1 लिख दिया, एक्चुअली ये A2 होगा ना, A2 होगा, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस एंड पे आते हैं, इस एंड पे आते हैं। तो इस एंड को देखो आप, ये वाला एंड इधर A2 से जा रहा है ना, A1 से, ये हमने उल्टा लिखा था यहाँ पे, राइट, तो ये एक्चुअली A1 होगा ना, A1। अब ये वाला एंड अगर आप देखो, ये वाला एंड इधर A1 से जा रहा है ना, ये A1 से जा रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा, A1 cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा A1 cos थीटा, यानी कि ये इस सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस A1 cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस A1 cos थीटा, माइनस A1 cos थीटा। एंड इफ यू थिंक अबाउट दिस, ये वाली जो एक्सेलरेशन है इसके बारे में सोचो, तो इट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट, A2, जो कि इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप प्लस A2 लिख दोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस A2, और ये जो टोटल अलजेब्रिक एडिशन है, चेंज इन लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट, राइट, दिस हैज टू बी जीरो, क्योंकि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हम एज्यूम करते हैं हमेशा कांस्टेंट ही हम एज्यूम करते हैं। तो ये आपका कैंसिल हुआ, तो यहाँ से A1 इज इक्वल टू A2। तो हमारे पास जो रिलेशन आया, A1 इज इक्वल टू A2, राइट। सो ये हमारा बेसिकली कांस्टेंट रिलेशन है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आपको अगर नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, नेट एक्सेलरेशन, तो बहुत ही इजीली हम इस यहाँ पे वेक्टर एडिशन, यूजिंग वेक्टर एडिशन वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, बिकॉज दिस इज A1 वेक्टर एंड दिस इज A2 वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आप बिल्कुल वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई माइनस थीटा, और A1 A2 दोनों की वैल्यू आप कुछ A0 मान लो, और पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी की जो एक्सेलरेशन नेट होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वो भी हम बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास एक तो ये वाला ब्लॉक है, राइट, जो कि इस वॉल्स के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, राइट। और ब्लॉक ए है, और ये ब्लॉक जो है A डैश से कुछ इधर जा रहा है, राइट, A डैश से जा रहा है, और ये ब्लॉक बी है जो A से नीचे आ रहा है। अब ये ब्लॉक बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं सकता, और ये जो हमारा है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड ही है, ये हमारा वॉल है, राइट। पहले हम देख लेते हैं क्या ये जो ब्लॉक बी है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर पाए। तो बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि अगर ये ब्लॉक बी जो है, अगर ये ब्लॉक बी मान लो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर तो ये फिक्स्ड, राइट, ये ब्लॉक इस फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है, तो वॉल तो मूव कर नहीं सकता है, मूव करेगा नहीं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इधर मूव कर पाए, नहीं, ये इधर मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट जो कंडीशंस है उनको मेंटेन करना है। अगर ये वाले ब्लॉक के पास कुछ एक्सेलरेशन या वेलोसिटी इधर आ जाए तो उससे होगा क्या, उससे इसका कांटेक्ट जो है इस ब्लॉक सी से खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं है। हमें एज्यूम करना है कि जो बॉडीज हैं उनका कांटेक्ट आपस में हमेशा है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो इस कंडीशंस को हमें तो मेंटेन करना ही करना है, यानी कि ब्लॉक बी जो है वो इट कैन कम वर्टिकली डाउनवर्ड ओनली। इसकी जो एक्सेलरेशन हो सकती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर नहीं सकता। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हमें करना क्या है, ए और ए डैश के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है, और ये वाली एंगल जो है वो एंगल दी हुई है, दिस एंगल इज गिवन थीटा एंड दिस एंगल इज गिवन अल्फा। ये दिया हुआ है, थीटा और अल्फा दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंस्टेंट लगा देते हैं फॉर ए एंड बी, राइट। सो अब यहाँ पे फॉर ब्लॉक ए एंड बी, फॉर ब्लॉक ए एंड बी, तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो हम रिलेशन फाइंड आउट, एक्सेलरेशंस की जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, राइट, कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर ये हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो उसे हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज कॉमन टेंजेंट, ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन हो गई, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा, ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, राइट, ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये दिया हुआ है। और कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, राइट, ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई। आफ्टर दैट जो एक्सेलरेशन है बॉडीज की, उनकी एक्सेलरेशंस को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो बॉडीज है, जो बी है उसकी एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो ए है, राइट। तो इसे कुछ आप रिप्रेजेंट कर लो, ये कुछ नीचे जा रहा है, ए से जा रहा है, राइट, इसकी एक्सेलरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो ये थीटा हुआ 90, तो ये वाली जो एंगल हो जाएगी, ये वाली एंगल, ये कुछ 90 माइनस थीटा हो जाएगी, ये वाली एंगल हो गई 90 माइनस थीटा, ये वाली एंगल हो जाएगी, राइट। और जो ब्लॉक ए है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे ए डैश है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ए डैश है इधर, राइट, तो ये कुछ ए डैश इधर होगा ना, ये वर्टिकल है तो इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गई ए डैश, ए डैश। अब हमारी जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है ये है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, अब जो दोनों एक्सेलरेशंस हैं उनको कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में, उन एक्सेलरेशंस को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं। तो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में। तो कुछ एंगल्स वगैरह हमें और कैलकुलेट करने पड़ेंगे यहाँ पे। सो वी कैन जस्ट सी हियर, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा ना, ये थीटा होगा। तो ये वाली जो एंगल होगी, ये वाली एंगल, ये एंगल कितनी होगी, सो दिस एंगल विल बी, ये जो एंगल होगी ये होगी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, करेक्ट नो। तो ए डैश इसका जो कंपोनेंट आएगा, ए डैश का जो कंपोनेंट आएगा इधर आएगा, राइट, वो कितना आएगा, ए डैश कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ए डैश साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए डैश साइन थीटा, ए डैश साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो ए डैश साइन थीटा है ये किसके इक्वल है, ए का जो कंपोनेंट इधर है वो कितना है, ये जो ए है इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, ए कॉस थीटा। सो वो ए कॉस थीटा के बराबर ही होना है। सो दिस विल राइट ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो यहां से जो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए डैश साइन थीटा, ए डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। तो ये हमारी रिलेशन आ गई ए और ए डैश के बीच में। सो बेसिकली दिस इज ए इज इक्वल टू ए डैश टैन थीटा, राइट, ए इज इक्वल टू ए डैश टैन थीटा। तो ये हमारी रिलेशन आ गई ए और ए डैश के बीच में। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास एक तो ये वाला हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक ए, और इस ब्लॉक ए में फंसा हुआ है ब्लॉक बी, राइट। और ये पुलिस वगैरह है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, और ये ब्लॉक ए जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, राइट। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में तो मूव कर ही रहा है, और साथ साथ ये ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए के कांटेक्ट में भी है। यानी कि जो ब्लॉक बी की नेट एक्सेलरेशन होगी, नेट एक्सेलरेशन वो होगी वेक्टर एडिशन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है एक्सेलरेशन ब्लॉक बी की नेट,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मेरे को लिखना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ. सो दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन. आप कुछ इस तरीके से इसको लिखोगे, राइट. अब देखो, अब जब ये वाला, राइट, जब ये वाला ब्लॉक अगर इधर जा रहा है, ब्लॉक ए वाला इधर जा रहा है ब्लॉक, यानी कि ये जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी कुछ नीचे आएगा. ब्लॉक बी जब नीचे आएगा ना, तो ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एज्यूम हियर, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक बी है हमारा, उसकी एक्सेलरेशन कुछ इधर, कुछ हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट से इसकी एक्सेलरेशन कुछ हम ए एज्यूम कर रहे हैं, राइट. और ये जो ए हमने एज्यूम किया, दिस ए इज एक्सेलरेशन ऑफ this is the acceleration of block B with respect to block A, right. तो अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं, ब्लॉक बी की उसकी नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, तो ब्लॉक बी की जो एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में है वो तो हमने नीचे एज्यूम किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए, तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये नीचे ही जाएगा, राइट. उसके रिस्पेक्ट में ये ए सी नीचे जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये ब्लॉक ए के साथ मूव भी कर रहा है. तो ब्लॉक ए के पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी को भी मिलने वाली है, यानी कि बी के पास एक और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में जो कि है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बेसिकली दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी. अब उसके बाद हम आते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम नेट एक्सेलरेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ ए एंड दिस 5. सो उसके लिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं. तो एक तो स्ट्रिंग तो हमारे पास एक ही है ना, स्ट्रिंग तो हमारे पास एक है, तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. स्ट्रिंग एक है, लेकिन इसके कितने सेगमेंट्स हैं, तो इसके एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट और 4 सेगमेंट. सो टोटल 4 सेगमेंट्स वी हैव. सो हम क्या करेंगे, इन चारों सेगमेंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट. सो लेट्स ड्रॉ ऑल दिस 4 सेगमेंट्स हियर. तो जैसे यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये हमारा सेकंड सेगमेंट हो गया, ये थर्ड सेगमेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ सेगमेंट हो गया. हमने चारों सेगमेंट्स को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे. आफ्टर दैट व्हाट विल डू, जो सेगमेंट से कनेक्टेड बॉडीज हैं, राइट, एंड पॉइंट्स पे जो कनेक्टेड बॉडीज हैं, उन पॉइंट की वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो जैसे सबसे पहले आप देख लो, ये जो हमारा सेगमेंट हुआ, हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट से कनेक्टेड ये वाली पुली है. सबसे पहले इसके बारे में सोचो. तो ये जो पुली है, करेक्ट, ये जो पुली है ये तो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, ब्लॉक ए से कनेक्टेड है. तो जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक ए की होगी वही इस पुली के सेंटर की होगी, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 5. तो इसे आप कुछ 5 दे दो, सॉरी, तो इसे कुछ आप 5 दे दो इधर, करेक्ट, इसे हमने कुछ 5 दे दिया इधर. उसके बाद आते हैं इस वाले पॉइंट के बारे में, इस वाले पॉइंट के बारे में आते हैं. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस सेगमेंट का ये वाला एंड जो है ये ब्लॉक है. तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन इधर है 5 और इधर है a, तो वो भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो इधर हो गई 5 और इधर हो गई 8, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, राइट. आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट. उसके बाद हम इस सेगमेंट पे आते हैं. तो इस सेगमेंट, दिस सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस पुली एंड द सेंटर ऑफ दिस पुली. तो ये वाला पुली का सेंटर तो रेस्ट पे है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है, तो ये तो 0 होगा, राइट. तो इसे आप 0 दे दो. और ये वाला जो है, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ 5 से ये मूव कर रहा है. सो ये 5 आप दे दो इधर, ये 5 दे दो, राइट. नाउ लेट्स कम टू दिस सेगमेंट. ये वाली जो सेगमेंट हो गई, तो ये वाली सेगमेंट, अब ये एंड जो है वो एक फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है, ये पुली फिक्स है, ये मूव कर नहीं रही है, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन तो 0 ही होगी. सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल आल्सो बी 0, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है, इसकी ये जो पुली फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती है, क्योंकि ये फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है. तो ये एक्सेलरेशन भी 0, तो इसकी एक्सेलरेशन भी 0, राइट. नाउ लेट्स कम टू दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट पे आते हैं. तो दिस सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट
एंड द सेंटर ऑफ द पुली। तो ये पुली का सेंटर तो रेस्ट पे है, पुली का ये वाला सेंटर तो रेस्ट पे है, तो ये 0 होगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये 5 से इधर मूव कर रहा है, तो इसे आप कुछ 5 दे दो, तो इसे हम कुछ 5 दे देते हैं इस डायरेक्शन में। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि हर सेगमेंट में जो लेंथ की चेंज आ रही है, टोटल चेंज इन लेंथ हैज टू बी इक्वल टू 0। हर सेगमेंट में जो लेंथ का चेंज आ रहा है वो सारे लेंथ की चेंज को आप ऐड कर दो और उसका अलजेब्रिक एडिशन 0 कर दो, राइट। सो हम यहाँ पे हर सेगमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। अब इस सेगमेंट में ये वाली जो वेलोसिटी इधर है इस पॉइंट की, अब ये तो कभी भी इस लेंथ को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज वेलोसिटी की वही कंपोनेंट करती है जो कि स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग होती है। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज अलोंग द लेंथ और एक्सेलरेशन विच इज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ। तो ये तो स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर है ना, तो ये कभी चेंज करेगी नहीं, यानी कि इसकी वजह से जो चेंज हो रहा है वो कुछ भी नहीं होगा, वो 0 होगा। अब यहाँ इस 5 की वजह से भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये a जो है इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से चेंज क्या हो रहा है, उसकी वजह से लेंथ इंक्रीज करेगी ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे +a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +a, तो ये +a लिखा हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। ये सेगमेंट इधर जा रहा है ना, ये एंड इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से इस सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे -5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो दैट इज 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इस सेगमेंट में ये वाला एंड तो फिक्स ही है और इसके इधर जाने की वजह से सेगमेंट की लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की जो वैल्यू आ गई, अब a की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस क्वेश्चन में आप देख लो, हमें दिया हुआ है कि फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी की नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो ब्लॉक बी की जो नेट एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है, दोनों परपेंडिकुलर है। सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 25। सो ये कितना हुआ, ये हुआ अंडर रूट ऑफ 125। सो 5√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विल बी 5√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।